हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हम बात कर रहे थे प्राइमरी मार्केट की, वहीं से बात को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बेटा आज सेकेंडरी मार्केट पे शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। आपको पता है बेटा, मैं ये बात पहले ही बोल चुका हूँ कि प्राइमरी मार्केट में मेरे पास सिर्फ एक ही टॉपिक है, टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ फ्लोटेशन। याद है आपको ये बात? बेटा मैंने 4 तरीके बता दिए थे फंड रेजिंग के इन प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना। मैं 4 तरीकों की बात कर चुका हूँ। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस की हमने बात करी, इसको हम प्यार से आईपीओ या पब्लिक ऑफर बोल रहे थे। हमने बात करी है बेटा ऑफर फॉर सेल की, जिसमें हम अंडर राइटर ब्रोकर को शेयर बेचते हैं और वो फर्दर आगे बेचते हैं हायर प्राइजेस पे। हमने बात करी है प्राइवेट प्लेसमेंट की, अगर आप छोटी कंपनी हो तो आपसे बेटा कुछ खर्चे बियर नहीं किए जा सकते, चाहे वो मैंडेटरी हैं चाहे वो नॉन मैंडेटरी हैं। ऐसे केसेस में आप क्या करते हो, शेयर को प्राइवेटली प्लेस कर देते हो टू सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल और द एमिनेंट पर्सन ऑफ द मार्केट। हमने बात की है राइट इशू की, जिसमें आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को राइट देते हो कि वो अपनी कंपनी के नए शेयर या डिवेंचर को भी अपनी एग्जिस्टिंग रेशो में ही बाय कर लें। तो बेटा ये सब चर्चा मैं कर चुका हूँ। एक बात रह गई थी बेटा बस बताने वाले, EIPO। ठीक है जी, लो सामने देखना। खैर ये सिंपल बहुत बात है बेटा, मुझे इसमें कुछ खास बोलना नहीं है। बेटा हम बात कर रहे हैं EIPOs की। क्या हमने ऐसी टर्म पहले नहीं पढ़ी क्या बेटा? ई बैंकिंग शायद हमने कभी पढ़ी हो 11th क्लास में। ई बिजनेस की बात करी हमने, ई कॉमर्स की बात करी है बेटा। द वर्ड ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूजिंग इंटरनेट, यानी कि IPO यूजिंग इंटरनेट। बाबू देखो आज की तारीख में हर चीज डिजिटल होती जा रही है और ये बात कंपनीज बहुत अच्छे से जानती हैं। वो खर्चा नहीं करना चाहती प्रोस्पेक्टस प्रिंटिंग पर। उनको पता है कौन प्रोस्पेक्टस पढ़ता है भाई। हम एक प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने में 100 रुपये 200 रुपये खर्च कर देते हैं और ऑल ओवर इंडिया बांटते हैं और शेयर होल्डर को। बेफालतू का खर्चा, क्या जरूरत है प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराने की? ठीक है ना बेटा। तो आज की तारीख में कोई भी कंपनी फिजिकली प्रोस्पेक्टस प्रिंट नहीं कराती। जमाना बेटा डिजिटल चीजों का है, यही बात बेटा कंपनीज को भी बहुत अच्छे से पता है। सबसे फेमस मोड है आज की तारीख में EIPO। EIPO मतलब IPO यूजिंग इंटरनेट, यानी कि ऐसे केसेस में कंपनी क्या करती है, जब पहली बार अपने शेयर इशू कर रही होती है बेटा, तो कंपनी क्या करती है, कुछ स्टॉक एक्सचेंज की ना बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं बेटा जो बहुत फेमस है बेटा, जहां एक दिन में लोगों का फुटफॉल भी बेटा करोड़्स में है। ये क्या करते हैं बेटा, उन वेबसाइट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम क्या करेंगे, अपने प्रोस्पेक्टस को ना आपकी वेबसाइट पे डालेंगे। बताओ क्या चार्जेस लेने हैं ऐड के? जो ऐड के चार्जेस लेने हैं वो ले लो, हम देने को तैयार है। अगर मैं बेटा ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस के रास्ते से जाता था, क्या मैं फिजिकली प्रिंट कराता था प्रोस्पेक्टस? एक खर्चा ये करता था। दूसरा बेटा, दुनिया में बैठे हुए लोगों को कैसे पता लगेगा कि मेरी कंपनी के शेयर मार्केट में बिकने के लिए आया, मैं उसके लिए ऐड करता था। तो बेटर क्या है बेटा, आज की तारीख में प्रोस्पेक्टस और ऐड दोनों साइमल्टेनियसली हो जाएंगे बेटा। आप किसी अच्छी वेबसाइट से बात कर लो और वहां पर प्रिंट करा दो प्रोस्पेक्टस को। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, शेयर मार्केट में सबसे फेमस एप्लीकेशन, सबसे फेमस वेबसाइट एक ही है बेटा, moneycontrol.com। वेबसाइट का नाम है moneycontrol.com। और जो भी इंसान शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है ना बेटा, डेली बेसिस पे मनी कंट्रोल जरूर देखता है। एक एप्लीकेशन है बेटा, प्ले स्टोर से डाउनलोड हो जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है। तो बेटा मनी कंट्रोल को बहुत ज्यादा ही देखते हैं। अब आप ये बात समझने की कोशिश करो, इन्होंने मनी कंट्रोल से बात कर ली। मान लो कोई भी कंपनी है, ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, इसने कहा मनी कंट्रोल आप बता दो आप क्या लेना चाहते हो, आपकी वेबसाइट पर आपकी एप्लीकेशन पर हम ऐड देना चाहते हैं। जैसे ही बंदे ने एप्लीकेशन पर क्लिक करा, सुबह उठते ही खोला, हाथों हाथ प्रोस्पेक्टस आ गया कि ये कंपनी मार्केट में इतने शेयर इशू करने जा रही है, इसका बैकग्राउंड ये है, इसके डायरेक्टर ये है, इसकी क्वालिफिकेशन ये, सब कुछ लिखा आ गया बेटा। आपको प्राइमरी डिटेल पढ़कर अगर अच्छा लगा तो आप क्या करोगे बेटा, इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कर दोगे कि हाँ मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस कंपनी में, इन्वेस्ट नाउ या डिसमिस, इग्नोर करना चाहता हूँ। अगर आपने इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करा बेटा, आप फंड अगर उसमें ऐड कर दिए तो ये फंड जाएंगे पहले किसी ब्रोकर के पास, और बेटा वही ब्रोकर होगा ये जो कंपनी रजिस्टर्ड होगा। ठीक है ना बाबू, जो कंपनी ने अपॉइंट किया होगा जिसको ब्रोकर, यानी कि EIPO में ब्रोकर बीच में रहता है। आपने पेमेंट करी है, ब्रोकर के अकाउंट में जाएगी, ब्रोकर ट्रांसफर कर देगा कंपनी को ऑटोमेटिकली। ठीक है ना। और बेटा आप अप्लाई कर सकते हो कंपनी के शेयर के लिए, और अगर कंपनी ने शेयर अलॉट किया आपको तो होगा क्या बेटा,
कंपनी शेयर अलॉट करेगी, पहले ब्रोकर के खाते में जाएंगे, ब्रोकर आपको दे देगा बेटा। इतनी सिंपल कहानी है, समझ आई बात? यानी कि आज की तारीख में फिजिकल प्रोस्पेक्टस प्रिंट होने वाली कहानी खत्म, बिल्कुल खत्म, ठीक है ना बेटा। एक वेबसाइट मनी कंट्रोल के अलावा दो और बड़ी फेमस वेबसाइट बता देता हूं। एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। एक दिन का फुटफॉल करोड़ में है, तो आप समझ सकते हो बेटा इनकी वेबसाइट पे ऐड करने का कितना फायदा है। एक बारी में करोड़ लोगों तक अप्रोच हो जाएगी आपकी। टीवी ऐड से भी ज्यादा इफेक्टिव लगता है मुझे कई बार ये चीजें, समझ आई बात? ऑल क्लियर? ईआईपीओ सबसे सिंपल था अगर आपने आईपीओ पढ़ा हुआ है तो बेटा। क्या ये हमारी प्राइमरी मार्केट की बातें फिनिश हो जाती हैं? हो जाती हैं बेटा, लेकिन एक और चर्चा करेंगे छोटी सी, ठीक है जी। एक डायग्राम बनाएंगे। अब मैं ये बात बोल रहा हूं बाबू, इस डायग्राम से ना कई शॉर्ट नोट आपको क्लियर होने लगेंगे, ठीक है ना। एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, क्या हमारे कोर्स का पार्ट है? नहीं बेटा, लेकिन शॉर्ट नोट क्लियर होने लगेंगे और प्राइमरी मार्केट और ज्यादा क्लैरिटी से समझ आ जाएगी बेटा। और आपको बता देता हूं ये डायग्राम मेरे दिमाग की उपज है बेटा, किसी किताब में नहीं मिलने वाला, किसी गूगल बाबा पे भी नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। आज वैसे बता देता हूं, हमें जरूरत नहीं है किसी भी नोट्स की, बंद कर दो, आज पूरा दिन ऐसे ही चलेगा बिना नोट्स के पढ़ेंगे। लो जी मेरे प्यारे बच्चों, आप सामने देख रहे हैं बेटा, इग्नोर माई ड्रॉइंग, वेरी वेरी पुअर, ठीक है ना। हाँ, ड्रॉइंग बिल्कुल इग्नोर करना बेटा, हंस लो तुम्हारी ऐसी की तैसे। सेट बी का नाम सुने हो कभी? अभी टेस्ट होने दो, जो जो हंसा सबका सेट बी आएगा। सेट ए बहुत सिंपल, सेट बी में सारी केस स्टडी, तब पता लगेगा तुम्हारे को हंसना क्या होता है। मेरे ऊपर हंस रहे हो साले निकम्मे कहीं के। एक लाइन सीधी लिखकर दिखाओ, आओ बोर्ड पर देखते हैं। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एक डायग्राम फ्रेम किया है और बहुत क्लैरिटी से बेटा चीज़ें समझ में आएंगी अब आपको। बेटा एक शेयर होल्डर है, एक कंपनी ने बेटा मान लो न्यूज़पेपर ऐड किया बेटा, आईपीओ ला रही थी, उसने क्या करा, आईपीओ की डिटेल देखी बेटा न्यूज़पेपर में, प्राइमा फेसिया उसको कंपनी अच्छी लग रही है, एट द फर्स्ट इंस्टेंस उसको कंपनी की डिटेल से कंपनी बढ़िया लग रही है, ठीक है। इस शेयर होल्डर ने क्या किया बेटा, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल, अपने डीमैट अकाउंट की डिटेल और बेटा शेयर के पैसे कंपनी के खाते में जमा कर दिए। अब बेटा मैं आपको क्या बोल रहा था, यहीं से मेरे को 3-4 शॉर्ट नोट क्लियर करने जो पेपर में आ सकते हैं। इट मे बी इन 1 मार्क और इन 3 मार्क। बेटा डीमैट अकाउंट क्या बला है, बहुत आराम से चीजों को सुनना शुरू करेंगे बेटा, बहुत मजेदार बात। बाबू प्यारा नाम है इसका डीमैट, ठीक है ना, फुल फॉर्म इसकी डीमैटेरियलाइजेशन होती है, ठीक है ना, डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट होता है। बाबू क्या फर्क होता है बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट में? बेटा बैंक अकाउंट इज फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग करेंसी। आपका बैंक अकाउंट क्यों होता है बेटा? फॉर होल्डिंग कैश एंड फॉर ट्रांसफरिंग कैश, कैश रखने के लिए और बेटा कैश ट्रांसफर करने के लिए। डीमैट अकाउंट इज फॉर होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज।
आप शेयर खरीदना चाहते हो, शेयर बेचना चाहते हो, डिवेंचर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, या और भी कोई सिक्योरिटी खरीदना बेचना चाहते हो, आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, इसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी। देखो बेटा, पुराना जमाना था जब शेयर सर्टिफिकेट आते थे बेटा, तो एक कागज के टुकड़े की तरह आते थे। बाबू, पुराने जमाने में शेयर कैसे आते थे? आप शेयर के लिए अप्लाई करो, ये कागज का टुकड़ा आता था आपके घर। एफडी देखी है कभी? कागज के टुकड़े के अलावा क्या होती है एफडी? सर सही मायने में देखा जाए तो एफडी भी तो कागज का टुकड़ा होती है, तो शेयर भी तो कागज का टुकड़ा होता है, जिसपे कंपनी ने एक्नॉलेज किया होता है कि हाँ आपने हमें इतने पैसे दे रखे हैं, इतने शेयर के पैसे दे रखे हैं, नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन करके दिए होते हैं। एफडी भी तो यही होती है। बैंक की तो एक्नॉलेज करता है आपने हमें इतने पैसे दे रखे हैं, हम इतनी ब्याज के साथ आपको वापस कर देंगे। नीचे क्या होता है? बैंक की स्टैंप होती है, बैंक मैनेजर के साइन होते हैं। सर कागज के टुकड़े ही होते थे पुराने जमाने में बेटा। शेयर भी ऐसे ही आया करते थे, शेयर सर्टिफिकेट बोलते थे इसको, ठीक है ना, यानी कि कागज का टुकड़ा आता था। आज की तारीख में बेटा ये जमाने लद गए हैं। 11th में जब समझाया जाता है ना बेटा, तो मैं भी ऐसे समझाता हूं कि शेयर क्या होता है, कागज का टुकड़ा होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन बेटा वहां पर आपको पता है आपकी नॉलेज किस लेवल की होती है, वहां मैं ये चीजें इंट्रोड्यूस करने लगूंगा, जान निकल जाएगी। लेकिन अब बिल्कुल परफेक्ट टाइम आ चुका है समझाने का। बेटा डीमैट अकाउंट का पर्पस क्या है? होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज, यानी कि आज की तारीख में कोई कागज का टुकड़ा आपके घर कभी आएगा ही नहीं बेटा। आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आते हैं, बेचने होते हैं, डीमैट अकाउंट से ही बेचे जाते हैं, ठीक है ना। कोई यूज नहीं है फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का। बेटा देखो, जब गवर्नमेंट इस चीज को लाई ना, तो कुछ ना कुछ तो पर्पस होगा। जब बेटा देखो, पुरानी चीज में कोई कमी होगी तभी तो कोई नई चीज लाई जाती है, तो कोई तो कमी होगी बेटा। लो कमियां मैं बतानी शुरू करता हूं, तभी क्लैरिटी होगी कि डीमैट अकाउंट आया क्यों। बेटा ये कागज का टुकड़ा था, खो गया तो मैं कंपनी को कह रहा हूं, कंपनी 50,000 शेयर का सर्टिफिकेट था, खो गया, 10 रुपए का एक शेयर था, 5 लाख रल गए, एक नया सर्टिफिकेट दे दे। कंपनी कहती है FIR लिखवा के लाओ। मैं FIR लिखवाने जा रहा हूं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई धक्के खाने जा रहा हूं कि होगी ये FIR की कॉपी, करा लो, जहां साइन कराने एक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दो। बहुत महत्ता बच्ची वाला काम। जल गया तो, भीग गया तो खत्म, 5 लाख रुपए ढूंढते रह जाओगे बेटा कागज के पन्नों में। समझ में आ रही है दिक्कतें? सबसे बड़ी दिक्कत बता देता हूं बेटा, 50,000 शेयर का सर्टिफिकेट है, 10 रुपए का एक शेयर है बेटा। आज मुझे 2.5 लाख की जरूरत है, मैं 25,000 शेयर बेचना चाहता हूं। मैंने 25,000 शेयर भेज दिए किसी को भी, लेट्स सपोज गौतम को भेज दिए। अब बेटा क्या करूं, मेरे पास तो 50,000 शेयर का सर्टिफिकेट है। मैं तो कह रहा हूं स्केल रखो, शेयर सर्टिफिकेट को बीच में से फाड़ दो, 25-25 हो जाएंगे। बिल्कुल बीच में से फाड़ना, बस ध्यान रहे, हल्का सा इधर उधर हो गया तो 26 हो जाएंगे, 26-24 रह जाएंगे। हाँ जी बेटा, तो क्या करूं, मैं कंपनी के पास फिर चल देता था। कंपनी 50,000 शेयर का सर्टिफिकेट है, 2 बना दे इसके, 25 गौतम के नाम, 25 मेरे नाम। कंपनी महीने बाद दे रही है, 25 का सर्टिफिकेट गौतम को दिया, 25 का मैंने रख दिया। फिर बेच दिए बेटा मैंने 10,000 शेयर, फिर कंपनी के पास चलते रहो। समझ में आ रही है समस्याएं कितनी गंभीर थी बेटा, ठीक है ना। आधी जिंदगी तो शेयर मार्केट में काम करने वालों की मुझे लगता है इसी चीज में बीत जाती होगी। तो बेटा चलो खैर, थैंक गॉड हमारे साथ ये समस्या नहीं है बेटा, डीमैट अकाउंट ने सारी समस्याएं हल कर दी। समझ आई बात? अब एक बात समझ लेना बेटा, डीमैट अकाउंट में ना इलेक्ट्रॉनिक एंट्री आती है, हम कुछ भी करके ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते इस बात को। देखो एक बात समझो, डीमैट अकाउंट आपको क्या लग रहा है कोई लॉकर है क्या जहां सर्टिफिकेट रखे जाते होंगे? ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं बेटा, इससे बड़ी क्लैरिटी आएगी। एक जोक सुनाता हूं इसको। पुराने जमाने में बेटा जब नकली 500 के नोट बहुत हुआ करते थे मार्केट में, पता ही होगा आपको, डीमोनेटाइजेशन से पहले 500 के नकली नोट बहुत होते थे मार्केट में। संता एक बार 50,000 रुपए बैंक में जमा कराने गया, ठीक है। उसने 500 के 100 नोट दे दिए बैंक को, टेलर को। उसने क्या करा बेटा, गिने, कहता है एक नोट नकली है। कहता तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे बैंक अकाउंट में तो जा रहा है। सर देखो अब मैं एक बात बताता हूं, संता को थोड़ी पता इलेक्ट्रॉनिक एंट्री आ रही है। लोगों को बताओ ना बैंक अकाउंट, इमेजिनेशन करने लगते हैं कि एक लॉकर है, आपके दिए हुए 50,000 उसी लॉकर में जाएंगे और जब निकलवाने आओगे वही 50,000 आपको दे दिए जाएंगे। नहीं भाई, आपने जरूर, ठीक है आपने 50,000 दिए, उसने तो इलेक्ट्रॉनिक एंट्री डाली आपके अकाउंट में, या वही करेंसी डाल दी बेटा जो आपने दी। समझते हो ना इस बात को?
इलेक्ट्रॉनिक एंट्री क्या चीज होती है? सेम वे क्या डीमैट अकाउंट कोई लॉकर नहीं है, वहां सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री आती है बेटा और इलेक्ट्रॉनिक एंट्री जाती है। फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट बंद हो चुके हैं, डाइजेस्ट कर लो इस चीज को, ठीक है ना। आपको लग जरूर रहा होगा कि जोक है, पर आपको नहीं पता कितना बड़ा मैसेज दे रहा हूं मैं इस शीट से। क्लियर बात? बढ़े आगे तो चलो समझ में आया डीमैट अकाउंट क्या होता है। अब बेटा इस शेयर होल्डर को अच्छा लगा कंपनी देखकर, इसने अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल, डीमैट अकाउंट की डिटेल कंपनी को मेल करी, एज वेल एज कंपनी को बता दिया मैंने आपके खाते में ऐसे ऐसे पैसे जमा करे हैं, ये रेफरेंस आईडी है। चलो जी, कंपनी के पास पैसे इकट्ठे होने लग गए। बेटा जैसे इस शेयर होल्डर ने किया वैसे वर्ल्ड वाइड दुनिया में हजारों शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे दे दिए। मान लो कंपनी, अगेन बात करता हूं, 50,000 शेयर इशू करना चाहती है बेटा, 10 रुपए का एक है, ठीक है जी। और मान लो कंपनी का बैंक अकाउंट फुल हो चुका है, सारी पेमेंट आ चुकी है, ठीक है जी। अब कंपनी क्या करती है बेटा, देखो आज भी कंपनी के लिए फिजिकल शेयर प्रिंट करना कंपलसरी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013-2, लेकिन देती किसी को नहीं है कंपनी। घबराओ नहीं, देखते हैं सिस्टम क्या कैसे चलता है। तो बेटा क्या करा गया, कंपनी ने 50,000 शेयर के पैसे रिसीव कर लिए, कंपनी के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए आ चुके हैं, ठीक है ना। कंपनी ने 50,000 शेयर को प्रिंट करा फिजिकली, एज वेल एज एक अलॉटमेंट लिस्ट रेडी करी। अब ये क्या भला होती है अलॉटमेंट लिस्ट? बड़ी सिंपल चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, चीजों को समझना शुरू करते हैं। सारांश ज्यादा गुस्सा नहीं, मुश्किल हो सकता है टॉपिक। हाँ जी, तो बेटा चीजों को समझना शुरू करते हैं कि अलॉटमेंट लिस्ट क्या चीज होती है। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से देखना बेटा, दिखने में कुछ नहीं बेटा, ये एक्सेल शीट की तरह होती है, एमएस एक्सेल अगर किसी ने ऑपरेट करा हो, वैसे मैं बता देता हूं। नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम, बैंक अकाउंट डिटेल एंड डीमैट अकाउंट डिटेल। बेटा बस दिखने में ऐसी कुछ होती है बेटा अलॉटमेंट लिस्ट। हुआ क्या बेटा, मान लो पहले नंबर पे कंपनी के बैंक अकाउंट में 2000 शेयर के पैसे यानी कि 20,000 रुपए ए ने डाले। तो कंपनी क्या कर रही है, एक लिस्ट प्रिपेयर करिए कि कौन कौन मुझे पैसा दे चुका है। सीरियल नंबर 1 मिस्टर ए ने पैसा दिया, मिस्टर ए का एड्रेस, कितने शेयर के पैसे दिए उसने, 2000 शेयर के पैसे दिए, उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल, डीमैट अकाउंट की डिटेल। दूसरे नंबर पर मिस्टर बी ने पैसा दिया, 3000 शेयर का पैसा दिया, बैंक अकाउंट डिटेल, डीमैट अकाउंट डिटेल। मिस्टर सी ने पैसा दिया, उसका एड्रेस, 5000 शेयर के पैसे दिए, बैंक अकाउंट डिटेल, डीमैट अकाउंट डिटेल। ऐसे ही बेटा पूरी लिस्ट प्रिपेयर हो रखी है और बायफिकेशन कर रखा है कि किसने किसने पैसे दिए 50,000 शेयर की। ये होती है अलॉटमेंट लिस्ट और कुछ नहीं होता। कंपनी ने क्या करा, एक अलॉटमेंट लिस्ट रेडी करी और 50,000 शेयर प्रिंट कर दिए। ये कहानी अभी तक कंपनी ने किया। बात क्लियर? बढ़े आगे, चलो जी बेटा। कंपनी क्या करती है, ये फिजिकल शेयर और ये अलॉटमेंट लिस्ट दोनों उठाकर दे देती है डिपॉजिटरी को। अब ये डिपॉजिटरी क्या चीज होता है भाई बाबू, इट इज मोर और लेस अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, बस ये समझ लो बेटा, ठीक है ना। और आपको अंदाजा दूंगा कैसे मैं बोल रहा हूं इसको गवर्नमेंट। बेटा इंडिया में सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी हैं। NSDL is the first and the largest depository of India. First and the largest depository of India is NSDL. Full form क्या होती है, National Securities Depository Limited, NSDL, National Securities Depository Limited, and CDSL is the second one to start the operation in this field. ये भी एक डिपॉजिटरी है बेटा, ये बाद में बना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में बनाया इसको। सीडीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। कुछ लोग इसको सिक्योरिटी लिमिट भी बोलते हैं, बोल सकते हो आप, ठीक है ना। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। समझ आई बात बाबू? करते क्या है ये, इसके ऊपर पेपर में शॉर्ट नोट आता है कई बार, तो आपको पता लग गया डिपॉजिटरी पे कोई शॉर्ट नोट पूछे तो 2 डिपॉजिटरी इंडिया में काम करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहले नंबर पे ऑपरेशन स्टार्ट करने वाला NSDL है, उसकी फुल फॉर्म पता लग गई। सेकंड नंबर पे CDSL है, उसकी फुल फॉर्म पता लग गई। अब आपको एक बात ये बता देता हूं, मैं इसको गवर्नमेंट क्यों बोल रहा हूं बेटा। आपको पता है इंडिया में पैन कार्ड कौन इशू करता है? PEN ना लिख देना, स्पेलिंग इज PAN, ठीक है ना। बहुत बार मैंने देखे हैं, टेस्ट पेपर चेक करें तो अंदाजा होता है पैन कार्ड की स्पेलिंग क्या लिखते हैं बच्चे। पैन कार्ड फुल फॉर्म क्या होती है, परमानेंट अकाउंट नंबर, PAN, पैन।
परमानेंट अकाउंट नंबर किस लिए यूज होता है बेटा? इंडिया में एक आईडी है बेटा, ठीक है ना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए यूज होती है पैन कार्ड, ठीक है ना। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इस्तेमाल होता है पैन कार्ड। अब आप खुद समझ कर चलो, पैन कार्ड इशू करता है NSDL। अंदाजा लग गया होगा। कोई भी आईडी बेटा, कोई ऐसे तो बंदे को पावर नहीं दे देंगे ले तू इशू कर दे। आप अपने पैन कार्ड देख लेना जिस जिसके बने हो, किसने इशू करा है, आपको लिखा होता है बकायदा, देख लेना कि किसने इशू करा। इंडिया में पैन कार्ड इशू करने वाली एक ही अथॉरिटी है बेटा, NSDL। किसी टाइम पर मेरे पास भी एजेंसी थी पैन कार्ड की प्रिंट करने की, ठीक है ना, आगे फॉरवर्ड करने की, वो भी मैंने भी NSDL से ही ली थी। समझ में आई बात? क्या काम होता है इनका बेटा, पढ़ो। कीप द फिजिकल शेयर इनटू द सेफ कस्टडी एंड कन्वर्ट इट इनटू द इलेक्ट्रॉनिक शेयर। कोई भी डिपॉजिटरी है उसका सिर्फ यही काम है बेटा। क्या करते हैं बेटा, कंपनी ने इनको अलॉटमेंट लिस्ट दी और फिजिकल शेयर दिया, इन्होंने क्या करा बेटा, फिजिकल शेयर इनके पास आया, इन्होंने बेटा उसको संभाल के रख लिया। फिजिकल शेयर नहीं दिए जाते आज की तारीख में बेटा किसी जनरल पब्लिक को। कह रहा है ये कन्वर्ट कराएगा इसको इलेक्ट्रॉनिक शेयर में, कराएगा बेटा, भी दिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट कराएगा इलेक्ट्रॉनिक शेयर। कोई दिक्कत तो नहीं। एज वेल एज कंपनी ने इनको अलॉटमेंट लिस्ट भी दी हुई है, ठीक है जी। देखते हैं बेटा कैसे क्या होने वाला है अब आगे। बेटा एक और पर्सन आएगा पिक्चर में आपके सामने जिसका नाम है DP। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये एक बात नहीं है भाई, डिपॉजिटरी बिल्कुल अलग चीज है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बिल्कुल अलग चीज है। कौन होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बेटा? हु ओपन एंड मेंटेन डीमैट अकाउंट इज नोन एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो बेटा ओपन करते हैं डीमैट अकाउंट और मेंटेन करते हैं डीमैट अकाउंट, उन्हें हम DP बोलते हैं, वैसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या आज की तारीख में कुछ बैंक भी DP हैं? बहुत सारे बैंक आज की तारीख में DP हैं बेटा। कोटक महिंद्रा बैंक डीमैट अकाउंट खोलता है, हर प्राइवेट बैंक खोलता है, वैसे बता देता हूं। ICICI बैंक भी डीमैट अकाउंट खोलता है भाई, एक्सिस भी खोलता है, HDFC भी खोलता है, येस बैंक भी खोलता है, हर प्राइवेट बैंक खोल रहा है आज की तारीख में डीमैट अकाउंट बेटा। तो यानी कि ये क्या है, ये DP है बेटा। जैसे बेटा अगर कोई आपका बैंक अकाउंट ओपन करे तो आप उसको बैंक बोलते हो, अगर कोई आपका डीमैट अकाउंट ओपन करता है तो हम उसको DP बोलते हैं प्यार से। ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, ये डीमैट अकाउंट खोलता है। आज की तारीख में दो बड़े बड़े DP की बात कर लूं, बड़े छोटे छोटे थे बेटा, बहुत बड़े बड़े हो गए, अपस्टॉक्स एंड जीरोधा। नाम सुना होगा बेटा, शायद टीवी एड भी देख रहे होंगे आज की तारीख में अपस्टॉक के बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है ना। अपस्टॉक्स एंड जीरोधा सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं इस टाइम, जीरोधा से ज्यादा डीमैट अकाउंट किसी के पास नहीं इंडिया में इस टाइम। तो आप समझदार हो बेटा, लार्जेस्ट DP है बेटा इस टाइम इंडिया का, एक कमरे से शुरू हुई हुई कंपनी है जीरोधा, ठीक है जी। DP कौन होते हैं बेटा? हु ओपन्स एंड मेंटेन डीमैट अकाउंट इज नोन एज DP डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे, बढ़ाएं बात को आगे। लो काम की बात, अब शॉर्ट नोट बता देता हूं कहां कहां आ सकता है। डीमैट अकाउंट पे आ सकता है, डिपॉजिटरी पे आ सकता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे आ सकता है। पता होगा तभी लिखा जाएगा, और आता है शॉर्ट नोट पक्का, बोल रहा हूं इन तीनों में से किसी एक पर, ठीक है जी। चलो अब बेटा पूरा साइकिल देखना है हमने कि कैसे कंप्लीट होगा, समझना बेटा। डिपॉजिटरी मतलब मेरी नजर में तो गवर्नमेंट, मैंने तो बता दिया कैसे गवर्नमेंट। आधार कार्ड इशू बेटा किसी और ने नहीं किया, आपको गवर्नमेंट ने किया। तो पैन कार्ड इशू कोई और नहीं कर रहा होगा, एक ID इशू हो रही है बेटा, यानी कि गवर्नमेंट के बराबर है बेटा NSDL और CDSL। कोई हल्की बात नहीं कर सकते आप इसके बारे में बाबू। जैसे हर एक पर्सन का जो भी शेयर मार्केट में डील करता है उसका एक डीमैट अकाउंट होता है DP के पास, वैसे ही बेटा डिपॉजिटरी का भी डीमैट अकाउंट होगा किसी ना किसी DP के पास। इसका भी तो डीमैट अकाउंट होगा बेटा, अगर इसको डील करना है थोड़ा बहुत भी, इसका भी डीमैट अकाउंट होगा, किसी ना किसी DP के पास होगा। इसने अपने DP को इंस्ट्रक्शन दी, डिपॉजिटरी ने अपने DP को इंस्ट्रक्शन दी कि एक काम कर, मेरे पास ना 50,000 फिजिकल शेयर पड़े हुए हैं। अभी एक कंपनी आई है ABC लिमिटेड, 50,000 फिजिकल शेयर दे गई है, तो एक काम कर, एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री मार दे मेरे डीमैट अकाउंट में 50,000 शेयर की। सर DP मना कर सकता है क्या गवर्नमेंट को? क्यों मना करेगा? उसने कहा लो, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री मारी कि 50,000 शेयर आपके खाते में ट्रांसफर। आ गए जी, अभी देखते जाना बेटा, पूरा साइकिल देखने आना तब बताना, प्रॉब्लम आएगी नहीं, मैं पक्का बोल रहा हूं, ठीक है जी। बेटा कंपनी ने ये अलॉटमेंट लिस्ट उठाकर दी थी
डिपॉजिटरी को, किन इनको शेयर अलॉट करने, इन्होंने पैसे दिए हैं, डिपॉजिटरी ने अपने डीपी को उठाकर दे दी, कहता है ये अलॉटमेंट लिस्ट है, अब एक काम कर, मेरे अकाउंट से शेयर को माइनस करता चला जाओ, जिस जिसने पैसे दिए हैं उसके खाते में प्लस करता चला जाओ। इसने कहा ठीक है। पहले नंबर पे पैसे दिए थे बेटा मिस्टर ए ने 2000 शेयर के, यहां से 2000 शेयर इसने माइनस करे, 2000 शेयर मिस्टर ए के डीमैट अकाउंट में प्लस। इसने 3000 शेयर के पैसे दिए थे मिस्टर बी ने बेटा, यहां से माइनस यहां पे प्लस। मिस्टर सी ने 5000 शेयर के पैसे दिए थे बेटा, यहां से 5000 माइनस यहां पर प्लस। करते 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 ये तो हो जाएगा जीरो, क्योंकि 50,000 शेयर के पैसे आए हुए हैं बेटा, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा जीरो, इसके खाते में कोई शेयर नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है ना, जीरो ही होना चाहिए। और जिस जिसने पैसे दिए हैं बेटा सबके डीमैट अकाउंट में शेयर पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझ आया? अब आपको बताता हूं एक लेमैन क्या सोचता है, एक आम आदमी क्या सोचता है। वो सोचता है मैंने आईपीओ के लिए अप्लाई करा और 10 से 11 दिन के बाद मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आ गए, उसको नहीं पता इस 10-11 दिन में चल क्या रहा है। एक लेमैन तो यही सोचता है, काम आदमी को तो यही लगता है कि मैंने तो कंपनी को पैसे दे दिए थे और 11 दिन के बाद शेयर आए। सर आप एक आम आदमी नहीं हो, आपको पता लग गया ये पूरा प्रोसेस चलता है बेटा 10-11 दिन में, कैसे कैसे काम होता है, कौन कौन क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है किसी की। क्लियर बात? ऑल ओके? आपको बता देता हूं बेटा आपकी नॉलेज के लिए, ये प्राइमरी मार्केट का डायग्राम है। मैं कैसे बोल रहा हूं प्राइमरी मार्केट, ब्रोकर ही नहीं है बीच में। सेकेंडरी मार्केट बिना ब्रोकर के चलती क्या? सेकेंडरी मार्केट में बोला हुआ है ना बेटा, ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है, ब्रोकर के बिना नहीं चल सकती सेकेंडरी मार्केट। यहां कहीं ब्रोकर है बेटा? प्राइमरी मार्केट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने एग्जांपल लिया, नहीं है भाई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो बेटा यहां से मुझे पता लगता है ये प्राइमरी मार्केट का डायग्राम है। ठीक है जी, मैं डायग्राम को कंप्लीट करता हूं, आपकी नोट करने की इच्छा होगी तो आप कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जरूरत भी नहीं है बेटा। चलो जी, अभी सुलाता हूं। काम की बात पे नींद आ जाती है तुझे, हैं? लो जी, बात समझ में आई बेटा? मैंने डायग्राम कंप्लीट कर दिया है बेटा, डीपी के बारे में लिख दिया, हु ओपन्स एंड मेंटेन्स डीमैट अकाउंट, ये होते हैं डीपी बेटा। और यही क्या करते हैं बेटा, शेयर होल्डर के डीमैट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करते हैं बेटा। ठीक है जी, पूरा साइकिल ऐसे घूमता है बेटा, ठीक है ना। यहां से 3 शॉर्ट नोट तैयार कर लेना, पहले बोल रहा हूं नोट्स में लिखे हुए हैं, रीड मैं करा दूंगा, लेकिन सिर्फ रीड कराऊंगा, मैं समझाऊंगा नहीं, मैं समझा चुका हूं। यहां पर डीमैट अकाउंट क्या चीज है, डिपॉजिटरी क्या चीज है और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या चीज है, क्या क्या इनकी फंक्शनिंग है। ठीक है जी, नोट करने वाले बच्चे नोट कर लो। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट। सेकेंडरी मार्केट की कुछ बातें देखते हैं। प्राइमरी मार्केट फिनिश हो चुका है हमारा बेटा। जिसने नहीं नोट किया है मैं उसको कोई नहीं एक पिक दे दूंगा, आप नोट कर लेना। लो जी बेटा, बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट से स्टार्ट। स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, 3 नाम है हमारे पास इसके। सेकेंडरी मार्केट हम बोलते हैं इसको, स्टॉक एक्सचेंज हम इसको बोलते हैं और शेयर मार्केट हम इसको बोलते हैं। और बेटा शेयर मार्केट पे कुछ चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। यहां सिर्फ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी बिकती है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी जो पुरानी हो चुकी है। पहली बात याद है आपको, इसकी एक फिजिकल लोकेशन होती है, ठीक है ना। जनरली हर मार्केट की लोकेशन हो जरूरी नहीं होता, लेकिन इसकी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहां लोकेटेड है बेटा, दलाल स्ट्रीट में, मुंबई, ठीक है ना बेटा। BSC बोलते हैं बेटा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम प्यार से, ठीक है ना। और बेटा सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज या शेयर मार्केट में ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है, ब्रोकर के बिना डीलिंग नहीं होती है बेटा। अब बाबू बहुत आराम से चीजों को हम समझेंगे, एक डायग्राम देखेंगे बेटा, आप अभी नोट नहीं करेंगे। जिसने सोचा मैं नोट करूं बस बेटा उसका नोट ही होगा, उसको समझ कुछ नहीं आएगा। ये मैं लिख कर दे रहा हूं आपको, ठीक है जी बाबू। बहुत आराम से इसको समझेंगे। और फिर बोल रहा हूं बेटा ये डायग्राम कहीं पर भी नहीं है, ये मैंने बनाया था बहुत आसानी क्रिएट करने के लिए, और सच में बेटा इसकी वजह से बहुत आसानी हो गई है।
अब आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने ब्रोकर को इंट्रोड्यूस कर दिया है, दैट सिंपली मीन्स कि ये सेकेंडरी मार्केट का डायग्राम है। चलो जी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। बेटा मान लो आज आप एक इन्वेस्टर हो, आपके दिमाग में यार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या है? मैं आज सोचूं कि मुझे इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है? बेटा सबसे पहले इन्वेस्टर को जाना पड़ता है एक ब्रोकर के पास। वो ब्रोकर बेटा जो सेबी के पास ऑथोराइज्ड है, रजिस्टर्ड है। सेबी क्या चीज है बेटा? बेस से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेस से, तभी आएगा मजा। सेबी क्या चीज है समझते हैं बेटा। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के फर्दर दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है बाबू, एक बात बता देता हूं, इन द 1980s देयर वाज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ ऑफ द कैपिटल मार्केट। बाबू 1980s से पहले ना इंडियन शेयर मार्केट को कोई जानता नहीं था, ठीक है ना, कोई नहीं जानता था। 1980s में ना इंडियन शेयर मार्केट ने सबसे ज्यादा ग्रोथ पकड़ी है, सबसे ज्यादा ग्रोथ, यानी कि सबसे ज्यादा दुनिया कभी शेयर मार्केट से अवेयर हुई है तो बेटा 1980s के बाद हुई है। और बेटा आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, जहां बहेगा पैसा वहां होंगे फ्रॉड। सीधा सा नियम है बेटा। पैसा बहना शुरू हुआ बेटा 1980s में, और बेटा वहीं से फ्रॉड स्टार्ट हो गया। और फ्रॉड बड़े अलग अलग किस्म के थे बेटा। होता क्या था बेटा, कंपनी ने ब्रोकर के अकाउंट में शेयर डाल दिए इन्वेस्टर के, ब्रोकर दे नहीं रहा इन्वेस्टर को, दे ही नहीं रहा है। इन्वेस्टर कह रहा है भाई मेरे शेयर, कह रहा है आई नहीं कंपनी से बेटा, पूछाओ जाओ कंपनी चले जाओ, पूछाओ वहां से आए नहीं शेयर अब तक। बेटा अलग अलग किस्म के फ्रॉड। इन्वेस्टर ने कॉल करी ब्रोकर को कि मेरे बिहार पे शेयर खरीद दे, इसने शेयर खरीद लिए बेटा, ये पैसे नहीं दे रहा है। कंपनी डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर, कंपनी नहीं दे रही डिलीवरी शेयर की, पैसे आ चुके हैं कंपनी के बैंक अकाउंट में, यानी कि जिसको देखो वो फ्रॉड कर रहा है। इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर फ्रॉड करने में लगा है, तो ब्रोकर फ्रॉड कर रहे हैं, और कंपनी इशुअर्स तो इशुअर्स को फ्रॉड कर रहे हैं बेटा। बाबू क्यों? क्योंकि कोई पीनल प्रोविजन ही डिसाइडेड नहीं था, कहीं कोई कानून ही नहीं था बेटा जिसमें लिखा हो कि इस क्राइम की क्या पनिशमेंट है। तो बेटा बेधड़क क्राइम हो रहे थे, और आपको पता है बेटा स्कैम 1992 बनी इसके ऊपर में। कब हुआ है बेटा ये फ्रॉड? 1980 से चलता रहा था, 88 के आसपास शुरू हुआ, 1992 तक चला। मैं तो वही बोला है ना, ट्रेमेंडस ग्रोथ हुई 1980s में, और जहां ग्रोथ होती है बेटा वहीं फ्रॉड होते हैं। समझ आई बात? अब बेटा गवर्नमेंट बहुत दुखी होगी, और 1992 में बेटा पार्लियामेंट में एक नया कानून पास कर दिया जिसका नाम रखा सेबी एक्ट 1992। सेबी कौन है बेटा? बेटा सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया, यानी कि इस पूरी मार्केट को संभालता है, इसका रेगुलेटर है। सारी स्टॉक एक्सचेंज इसके नीचे काम करते हैं, इवन प्राइमरी मार्केट इसके नीचे आती है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यकीन माना इट इज वन ऑफ द मोस्ट हार्श एक्ट ऑफ इंडिया। मिनिमम पनिशमेंट 1 करोड़, मिनिमम पनिशमेंट 1 करोड़, एंड मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट, जिंदगी भर की जेल। सर बहुत भाग ली कंपनी, सब कुछ हो गया, ब्रोकर ने फ्रॉड करा, इन्वेस्टर ने करा, चलो जब तक आपने किया तब तक चल गई कहानी, जब तक आपने किया तब तक चल गई कहानी। 1992 के बाद ये आ चुके हैं बेटा, ठीक है ना, ये पापा हैं बेटा सिक्योरिटी मार्केट के, और कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं। मिनिमम पनिशमेंट 1 CR। आप समझ सकते हो बेटा फ्रॉड करने से पहले कितनी बार सोचता होगा इंसान कि मुझे करना है कि नहीं करना। समझ में आया सेबी कौन है? सेबी ने आते ही सबसे पहला काम क्या किया बेटा? सबसे पहले उसने कहा ब्रोकर मैं आपको रजिस्टर्ड करूंगा। ब्रोकर रजिस्टर्ड होंगे सबसे पहले, वरना क्या होता है बेटा, जब तक सेबी नहीं था कोई भी इंसान अपने आप को ब्रोकर बता देता था, अरे मैं डील करता हूं, लाओ मेरे खाते में पैसे जमा कराओ, अभी दिलवाता हूं शेयर। जैसे ही पैसे जमा कराए फरार। कौन से शेयर? कोई भी अपने आप को ब्रोकर कहने लग जाए भाई। 1992 में सेबी ने आते ही सबसे पहले ब्रोकर रजिस्टर करे बेटा, और अपनी तरफ से एक यूजर आईडी पासवर्ड इशू करा उनको, यानी कि उन्हीं की उसी यूजर आईडी पासवर्ड से ट्रांजैक्शन हो सकती है, बाकी कुछ भी कर लो कोई डील नहीं कर सकता। समझ आई बात? तो बेटा अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, सेबी हमारे का मेन टॉपिक है, मेन टॉपिक है बेटा, अभी करेंगे इसकी चर्चा कल और परसों से स्टार्ट,
ठीक है ना। अभी बात करते हैं ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग कैसे होती है और उसकी सेटलमेंट कैसे होती है। ठीक है जी। तो बेटा अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं डील करना चाहता हूं बेटा शेयर मार्केट में, तो सबसे पहला काम जो मुझे करना है वो क्या करना है, किसी ब्रोकर को अप्रोच करना है जो सेबी रजिस्टर्ड हो। मैं ब्रोकर के पास गया, मैंने कहा ब्रोकर डील करना चाहता हूं, कहता है ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन कर दे। मैंने कहा ठीक है करा लो साइन ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। मैंने कहा ये क्यों साइन करा रहे हो, काम की बात है सुनना, अगर वजह जानोगे तो समझना आसान है। बेटा आप इस स्टॉक एक्सचेंज के एंगल से सोचो, ऑल ओवर द वर्ल्ड 700 करोड़ लोग हैं, 7 अरब लोग। 7 अरब लोगों को कंट्रोल करना आसान है या 5 लाख ब्रोकर को? सिर्फ 5 लाख ब्रोकर है। 7 अरब लोगों को कंट्रोल करना आसान है, 5 लाख ब्रोकर। ऑब्वियस बेटा 5 लाख ब्रोकर। स्टॉक एक्सचेंज ने ना ब्रोकर को एक बात समझा रखी है, जो भी ट्रांजैक्शन आपके यूजर आईडी से होगी, पासवर्ड से होगी, उसके लिए आप लायबल हो। हम नहीं जानते किसी इन्वेस्टर को आप जानते हो। हम सिर्फ आपको जानते हैं, आपके यूजर आईडी से शेयर बाय करने की ट्रांजैक्शन हुई, पैसे भेज देना चुपचाप। शेयर सेल करने की ट्रांजैक्शन हुई, शेयर भेज देना चुपचाप। गिरेबान आपकी पकड़ी जाएगी। हम किसी इन्वेस्टर को नहीं जानते, इन्वेस्टर को सिर्फ आप जानते हो। हम नहीं 700 करोड़ लोगों को कंट्रोल करेंगे, हम तो 5 लाख ब्रोकर को पकड़ेंगे जिनको हमने यूजर आईडी पासवर्ड दिया हुआ है। सही किया है बेटा। आपको कानून बनाना होता, आप भी यही बनाते हैं, मुझे बनाना होता, मैं भी यही बनाता बेटा। ठीक है जी। अब बेटा जिस दिन इन्वेस्टर ब्रोकर के पास जाता है, ब्रोकर कहता है ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन कर दो। ये एग्रीमेंट क्या चीज है भाई, ये क्यों साइन करना है? बेटा इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि कल को ब्रोकर आपके बिहाफ पर कोई भी ट्रांजैक्शन डाल देगा, उसके लिए आप मुकर नहीं सकते। आपके कहने पर, आपके एक फोन करने पर इसने अगर कोई ट्रांजैक्शन डाली तो आप पीछे नहीं हट सकते बेटा। आपको वो पैसे या वो शेयर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। ब्रोकर भी सेफ गेम खेल रहा है बेटा, पूरा एग्रीमेंट साइन करा रहा है आपसे। समझ आई बात? क्या जरूरत है ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट की? चलो हो गया जी ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट। ये कुछ डिटेल मांगेगा, वो भी देनी पड़ेगी आपको ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन करने के साथ साथ। ये आपसे कहेगा लाओ पैन कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दो, देखेगा ना इंडिया के रेजिडेंट हो तो आपके ऊपर टैक्स अलग है, फॉरेन रेजिडेंट हो तो आपके ऊपर टैक्स अलग है। इंडियन से ऑब्वियस बात है, इंडियन गवर्नमेंट कम टैक्स लेती है और फॉरेनर से थोड़ा ज्यादा लेती है। ठीक है ना। पैन कार्ड क्यों चाहिए? टैक्स की सारी कैलकुलेशन ही पैन कार्ड के ऊपर होती है और किसी चीज पे होती नहीं, पैन नंबर पे ही सब कुछ चल रहा होता है। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए, वो भी आधार कार्ड ही होता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। क्यों चाहिए बेटा? 18 साल से कम बंदे को डील करना अलाउड नहीं है बेटा। आप 18 के तो एटलीस्ट होने ही चाहिए हो बेटा अगर आपने डील करना है शेयर मार्केट में। तो ये लॉजिक है सारी चीजों का। आपसे बेसिकली पैन कार्ड और आधार कार्ड दो चीज दे दो, हर चीज का प्रूफ होता है वो अपने आप में इंडिया में। ठीक है जी। चलो जी, ब्रोकर के पास ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन हो गया, सब कुछ हो आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, काम की बात अब मजा आना शुरू होगा बेटा। हर इन्वेस्टर के पास 2 अकाउंट होने चाहिए, एक बैंक और एक डीमैट। ऐसे ही ब्रोकर के पास होते हैं, ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज के पास होते हैं, ऐसे ही दूसरे ब्रोकर के पास और ऐसे ही दूसरे इन्वेस्टर के पास। लो बेटा चीजों को आगे बढ़ाते हैं बाबू। अब ब्रोकर क्लाइंट एग्रीमेंट साइन हो गया, आपने देखा, मान लो आप कोई न्यूज चैनल देख रहे हो या मनी कंट्रोल का आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है, आपने देखा आज किसी कंपनी का शेयर 1000 रुपए का चल रहा है और आप 100 शेयर बाय करने में इंटरेस्टेड हो। आपने ब्रोकर को कॉल लगाई, ब्रोकर फटाफट से 1000 शेयर बाय कर दे इस कंपनी के, 100 रुपए का दाम चल रहा है। इसने कहा ठीक है। क्या करेगा ब्रोकर? देन ब्रोकर विल गो ऑनलाइन एंड कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट। ब्रोकर ऑनलाइन जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा और 1000 शेयर बाय कर देगा 100 रुपए के दाम पर, आपके कहने पर। ठीक है जी, बाय हो गया। जैसे ही बाय हुआ, अब एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा ब्रोकर इन्वेस्टर को, जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। काम की बात है बेटा, सुनते जाना बेटा। जैसे ही ब्रोकर ने शेयर बाय कर लिया आपके बिहाफ पर, इसको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना होता है विद इन 24 आवर्स। देखो बेटा, बोलने के लिए 24 घंटे, लेकिन ब्रोकर 1 सेकंड भी नहीं लगाता इशू करने में। उसके दिमाग में डर बहुत है भाई कि मेरी यूजर आईडी से ट्रांजैक्शन हुई है 1 लाख रुपए की, कल को स्टॉक एक्सचेंज ने मेरे ही गिरबान पकड़नी है, फटाफट कॉन्ट्रैक्ट नोट आपको इशू कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या लिखा होता है? द नंबर ऑफ शेयर बॉट, कितने शेयर बाय करे? 1000 शेयर। द प्राइस एट विच शेयर आर बॉट 100। द कंपनीज हुज शेयर आर परचेज्ड
मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है ना, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द ब्रोकरेज चार्ज, ये 5 बातें लिखी होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट नोट। द नंबर ऑफ शेयर परचेज, द प्राइस एट विच शेयर आर परचेज, द कंपनीज हुज शेयर आर परचेज, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन एंड द ब्रोकरेज चार्ज। तो बेटा 24 घंटे में कहता है कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू करना होता है, लेकिन मैं सही बात बता रहा हूं 1 मिनट में इशू हो जाता है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज देता है बेटा कोई भी ब्रोकर इन्वेस्टर को। अब एक बात बताओ, जैसे ही इन्वेस्टर को प्रूफ मिला कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया, जी हाँ 1 लाख रुपए के शेयर बाय हो गए, प्रूफ मिल गया ना कि बाय हो गए, ब्रोकर ने बाय कर दिए, ये क्या करता है बेटा, इन्वेस्टर अपने अकाउंट में से 1 लाख रुपए माइनस करेगा और ब्रोकर के अकाउंट में 1 लाख रुपए डाल देगा। प्रूफ मिल गया भाई, अब क्या दिक्कत रह गई, प्रूफ मिल गया ना, इसने 1 लाख रुपए माइनस कर दिए, इसके बैंक अकाउंट में डाल दिए, कोई दिक्कत तो नहीं, काम की बात। बेटा ये सेकेंडरी मार्केट है, यहां सिर्फ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बिकती है, नया कुछ नहीं बिकता। आप खरीद तभी पा रहे हो, दुनिया में कोई और बैठा हुआ बेच रहा होगा, तभी खरीद पा रहे हो आप, और आपको यहां से पिक्चर दिखानी शुरू करता हूं। यही वही कहानी है बेटा, ये इन्वेस्टर के पास पहले से शेयर है, इसने अपने ब्रोकर को कॉल लगाई, ब्रोकर रिलायंस के शेयर है मेरे पास 1100 रुपए का दाम चल रहा है, बेच दे। इसने क्या करा बेटा, फटाफट ये ब्रोकर ऑनलाइन गया, कनेक्ट करा मेन स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को और सौदा डाल दिया बेटा कि 1000 शेयर रिलायंस के बेचना चाहता हूं 100 के दाम पर। जैसे इसने बेचने की ट्रांजैक्शन डाली, वैसे ही किसी ने खरीदने की ट्रांजैक्शन डाली, दोनों ट्रांजैक्शन मैच हो गई, ठीक है ना बेटा, शेयर बिक गए बेटा, ब्रोकर के पास मैसेज आ गया। इसने क्या करा, लीगल टाइम इज 24 आवर्स टू इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट, इसने कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर दिया बेटा। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड 1000, द प्राइस एट विच शेयर आर सोल्ड 100, द कंपनीज हुज शेयर आर सोल्ड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डेट एंड टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द ब्रोकरेज चार्ज। बेटा प्रूफ मिल गया आपको कि आपके 1000 शेयर बिक गए। जब प्रूफ मिल गया बेटा, आप अपने डीमैट अकाउंट से 1000 शेयर को माइनस कर देते हो और ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में 1000 शेयर को प्लस कर देते हो। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ आई इतनी? चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ये कल पूरा करेंगे डायग्राम। बाय बाय।